Also will be fine. Also we have a quiz on liver cirrhosis, लेकिन उससे पहले हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। लिवर cirrhosis क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और क्विज अटैम्प्ट करने में आप लोग को मुश्किल नहीं होगी बिकॉज ये एमसीक्यूज हैं दैट आर सिनेरियो बेस्ड। आप लोगों ने उसको पहले रीड करना है, देन समझना है, देन आपने आंसर करना है, राइट। वो एक एक कंडीशन आपको चेक करा के आपको बेटर आइडिया। सो व्हाट इज लीवर? अच्छा, उससे पहले लीवर सोर्सेज से पहले हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हेपेटाइटिस क्या है, वायरल हेपेटाइटिस क्या है। आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग की जिंदगी और आसान हो जाएगी while attempting the test, while attempting the quiz, right? Okay, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आपको क्या पता है, क्या होता है वायरल हेपेटाइटिस? क्योंकि मेन काज लिवर सिरोसिस की मोस्टली जो आइडेंटिफाई की गई है वो वायरल हेपेटाइटिस। इधर दे में काज डायरेक्ट लिवर इंजरी और इनडायरेक्ट लिवर इंजरी, ठीक है। ये इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज है अगेंस्ट वायरल एंटीजेंस जो होते हैं उनके अगेंस्ट। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर कवर अप करनी है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्विज। सो व्हाट इज वायरल हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है? आप ये बताएंगे कि सर हेपेटाइटिस जो है मोस्टली लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। आई एम एग्री विद यू, लेकिन लीवर के जो सेल होते हैं दैट आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो अगर हम सिंपली ये कह देते हैं कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट इज मोर एक्टिव, वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब ये जो हेपेटाइटिस होता है ये होता कैसे है? क्वेश्चन इज दैट कि जो हेपेटाइटिस होता है कैसे कॉज्ड होता है? तो मेनली भाई हेपेटोट्रोपिक वायरसेस जो कि हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये मोस्टली जो आप लोगों ने वायरसेस बेटा आवाज़ खत्म हो गई है, आवाज़ खत्म हो गई है, आवाज़ खत्म हो गई है, बैकग्राउंड पे जो की आवाज़ खत्म हो गई है, ठीक है। पहुँच के बताइएगा सर, करियर का मैसेज ही कर दीजिए। पहुँच के बताइएगा, करियर का मैसेज ही कर दीजिए। हाँ श्योर। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वायरल हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटोट्रोपिक जो वायरसेस होते हैं दैट इफेक्ट मेनली हेपेटोसाइट्स, एंड हेपेटोसाइट्स क्या है? लीवर के सेल्स हैं, ठीक है। ओके, जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? सिस्टेमिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टेमिक चेंजेस आर देयर, डू यू नो? जी जी, वालेकुम अस्सलाम आपका बेटा। अच्छा, हम बात कर रहे थे सिस्टेमिक चेंजेस की। CIT की बेटा इलादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जर्नल चेंजेस इलादा आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 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 सिस्टेमिक चेंजेस की हम बात करते हैं जिनमें जो एब्स्टेन बार वायरसेस है इन्फेक्शन काज कर रहा होता है मोस्टली, इसकी वजह से जो सिस्टेमिक डिजीज होती है दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक होती है, मलेज होती है, एनोरेक्सिया होती है। वेरी गुड नोरिंग, ठीक है। एंड द हेपेटोट्रोपिक वायरसेस क्या कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, और बी एसोसिएटेड डेल्टा वायरस होता है जिसे हेपेटाइटिस टी भी बोला जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, और सर्टेन बुक्स के अंदर हेपेटाइटिस जी के बारे में भी मेंशन किया गया है। और हेपेटाइटिस जी होता है HGV, दैट इज आल्सो रेफर्ड टू एज GVC, और इसका यूनाइटेड स्टेट के अंदर 2% एविडेंसेस मिले हैं। ओके, तो अगर हम इनकी एक्चुअल फेजेस की बात करें तो इसकी फेजेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हेपेटाइटिस की जो स्लाइड के ऊपर भी मेंशन है, जिनको हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं,
एक्टेरियस पीरियड कहते हैं और रिकवरी पीरियड होते हैं। बेसिकली ये 3 जो फेजेस होती हैं, वन इज प्रोड्रोमल फेज या प्री एक्टेरियस फेज, सेकंड वन इज एक्टेरियस फेज या एक्टेरियस पीरियड, एंड थर्ड वन इज रिकवरी फेज या रिकवरी पीरियड। अब जो सिम्टम्स अपेयर होती हैं प्रोड्रोमल फेज के अंदर, ये प्रोड्रोमल दैट वेरी फ्रॉम अब्रप्ट टू इंसीडियस, लाइक जिस तरह नौरीन बता रही थी, मिलेज होना शुरू हो जाएगा, फटीग होना शुरू हो जाएगी, एनोरेक्सिया होना शुरू हो जाता है, नोज़िया होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। और इस दौरान स्पेशली अगर लिवर के एंजाइम का टेस्ट करवाया जाए जिसके अंदर AST है या ALT है, they may slightly increase। वालेकुम अस्सलाम सलाम, ओके वेल यू आर प्रेजेंट, थैंक यू। ठीक है, और इसके अलावा क्या और हो सकता है? इसके अलावा अगर सीरम बिलीरुबिन का लेवल करवाएंगे, बिलीरुबिन का लेवल करवाएंगे तो वो भी इंक्रीज आ सकता है। और इसके अलावा जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। अब मेनली जो जॉन्डिस हो रही होती है वो इंट्राहेपेटिक होती है। इंट्राहेपेटिक मीन के लीवर के अंदर ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है। इसके अलावा इंटेरियस फेज के अंदर, जो कि प्रोड्रोमल फेज के बाद 7 to 14 डेज फॉलो होती है, इसके अंदर और लीवर के अंदर टेंडरनेस फील की जा सकती है, वेट लॉस हो रहा होता है और स्पाइडर एंजियोमास होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं रिकवरी फेज के अंदर, कि आपकी जो नॉर्मल एपिटाइट है वो रिटर्न होना शुरू हो जाती है, जॉन्डिस डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, और जो हेपेटोसाइट्स हैं या जो लीवर के सेल्स हैं वो रिकवर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, तो हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए के अंदर कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरसेस। अब हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है ये मेनली सिंगल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है, जिसे आल्सो नोन एज RNA वायरसेस। सेल्फ लिमिटेड डिजीज होती है, लेकिन इनिशियली होती है, डेथ कोई काज नहीं करती और सेल्फ हील आउट हो जाता है। फीकल ओरल रूट होता है मेनली, और इसके अलावा इसकी हेपेटाइटिस जो ए होता है, इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। और इम्यूनाइजेशन में ये होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन उन पेशेंट्स के लिए जा रहे होते हैं जिनके HAV के साथ हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ एक्सपोजर हो चुका है, तो उनकी एंटीबॉडीज ली जा रही होती हैं और एंटीबॉडीज नेक्स्ट पेशेंट्स को ट्रांसफर की जा रही होती हैं या इंजेक्ट की जा रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बी की बात करते हैं, तो बी में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी होता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है। और हेपेटाइटिस ए के बारे में हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है, लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो दैट इज DNA वायरस होता है, राइट। एक मिनट, इसमें मैंने स्लाइड्स ऐड की हुई हैं हेपेटाइटिस के बारे में, बाकी ये स्लाइड्स आप लोगों ने ऑल्सो पढ़ ली होंगी। अगर पढ़ी हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों का कोई अच्छा होने वाला है, अगर नहीं पढ़ी तो फिर आप लोगों की मर्जी है। ये फेजेस मैंने आपको बता दी हैं और ये फेजेस इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, हेपेटाइटिस के बारे में वैसे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा होता है इसके अंदर। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA वायरस होता है। अब इसका जो कंप्लीट वायरॉन होता है, ये जैसे हम वायरॉन असेंबली कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज डेनी पार्टिकल। उसके बाद एक आउटर इन्वेलप होता है, इनर न्यूक्लियो कैस्केड होती हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस DNA और DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, राइट। ओके,
इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये लॉन्गर होता है और मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काज कर रहा होता है। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड होता है या सीरम के थ्रू हो रहा होता है। जैसे ही इसकी ट्रांसमिशन होती है तो जो वायरल एंटीजन है वो मोस्टली बॉडी सेक्रीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्प्रेड थ्रू ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा होता है, ये डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रहा होता है। अगर इसके टेस्ट करवाए जाएँ जिसके अंदर मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जी जाके हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें। अब हेपेटाइटिस का टेस्ट कैसे करवाना है आपने, एक होता है हेपेटाइटिस सी एंटीजन होता है और एक सरफेस एंटीजन होता है, एक और एंटीजन होता है और एक सरफेस एंटीजन होता है। आप जाती हैं लैब के पास, लैब वाले के पास, लैब वाला आपसे ब्लड लेता है, ब्लड लेने के बाद आपको किट मेथड के थ्रू एक सर्जिकल टेस्ट करके दे देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव शो हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो जाती है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। इसमें दो तरह से टेस्ट होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। वो भी इंडिकेट कर रहे होते हैं कि भाई ये जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो कितना स्प्रेड हो चुका है और कितने उसकी वायरल कॉपीज बन चुकी होती हैं। ओके इसके अलावा अगर हम हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन की या वैक्सीनेशन की बात करें तो डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन प्रेजेंट है जो कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अप टू 20 ईयर्स, 20 साल तक। अगर डोज कंप्लीट करवा लेता है हेपेटाइटिस बी वायरसेस की तो वो 20 ईयर्स तक इम्यून हो सकता है। वो फोर्थ के अंदर कि अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लेता है बंदा तो वो 20 ईयर्स तक हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। ओके इसके अलावा सीडीसी जो है ये भी बच्चों के लिए भी रिकमेंड करती है 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए, ताकि उनके अंदर ना हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिशन ना हो उन बच्चों के अंदर या उन लोगों के अंदर जो कि हाई रिस्क पे होते हैं या वो बच्चे जिनका जो कि परकुटेनियस या मिकोसल एक्सपोजर ऑफ ब्लड के रिस्क पे होते हैं। एक वो बच्चे जो कि रिस्क पे होते हैं फॉर इन्फेक्शन बाय सेक्सुअल एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग सेक्स पार्टनर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पीपल्स एंड अदर्स रिस्क फैक्टर्स पे वो होंगे जो कि मिकोजल या एक्सपोजर टू ब्लड इंक्लूडिंग करंट और रिसेंट एज या ड्रग अब्यूसेस। इसके अलावा तीसरे वो हो सकते हैं जिनके अंदर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हो सकते हैं या कोई रीजन टू रीजन जो वो एजेंसीज होती हैं जो लेके विजिट करवा रहे होते हैं तो वो भी रिस्क पे हो रहे होती हैं। अब सीडीसी इनको रिकमेंड करती है कि वो बच्चे या वो अडल्ट जिनकी एज 0 to 18 ईयर्स है वो भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लें। उसके बाद तीसरा हेपेटाइटिस होता है सी। हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होता है, ये मेनली क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करता है और लिवर सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वर्ल्ड वाइड के अंदर ये हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रहा होता है। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस सी जो है ये क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करता है और इस क्रोनिक हेपेटाइटिस होने की वजह से जो लीवर है उसके अंदर फिब्रोसिस नेक्रोसिस स्कार फॉर्मेशन होती है, लीवर सिरोसिस होता है और सेकेंडली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया है। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पीछे मेनली काज क्या होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस, और वो क्रोनिक हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसलिए वो लोग जिन्होंने ब्लड को डोनेट करना होता है, डोनेट करने से पहले हेपेटाइटिस का बी सी इम्पॉर्टेंटली बी और सी का टेस्ट करवाया जा रहा होता है, HIV का टेस्ट करवाया जा रहा होता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकमेंडेड होती है। इसका जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है
जिसको मोस्टली फ्लीवो वायरसेस भी कहा जाता है। अब ये फ्लीवो रेडी इसकी जीनस होती है, जिससे ये ट्राइब किया जा रहा होता है। और अगर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का, वो 2 से लेके 26 वीक तक होता है। और अगर एवरेज की बात करें तो 6 to 12 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड रन होता है। इसके अलावा इसके अंदर जॉन्डिस कॉमन होती है। 10% जो लोग होते हैं वो हेपेटाइटिस जॉन्डिस को लीड कर रहे होते हैं, और जो बाकी इन्फेक्शन होता है जिनमें 85 to 90% पीपल होते हैं उनमें क्रोनिक लीड कर होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास को। अच्छा अक्सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही? ओहो, मुझे पहले बताना था, मैं स्लाइड चेंज कर देता बेटा। ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके, सर्जिकल मार्कर्स में या सर्जिकल अगर हम इनके टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज एज वेल एज वायरल टेस्ट है। इनमें हेपेटाइटिस सी या बी को डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड्स मेनली यूज हो रहे होते हैं, वन इज पीसीआर एंड अदर वन इज किट मेथड। अब अगर किसी पेशेंट्स को किट मेथड के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो अल्टीमेटली ही या शी गो फॉर द पीसीआर। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती है कि जब पेशेंट्स एक्यूट फेज में होता है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी या सी डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन इधर इट इज इधर a surface antigen। अगर surface antigen डिटेक्ट हो जाता है तो then we go for the PCR that in which we detect core antigen, right? अगर कोर एंटीजन सरफेस एंटीजन में कोर एंटीजन अभी तक नहीं बना तो अल्टीमेटली पीसीआर के ऊपर नेगेटिव आएगा। ओके, अगर हम एक्यूट फेज की बात करते हैं तो इसका एक्यूट फेज में जो मेनली एक्सपोजर होता है जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी या सी डिटेक्ट होता है, वो 6 to 8 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर है। विद इन मंथ आप इसकी एंटीबॉडीज अगर करवाएंगे या एंटीबॉडीज टाइटर करवाते हैं तो दैट विल बी रिएक्टिव, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि 1 to 2 वीक के बाद अगर हम टेस्ट के लिए जाते हैं, पीसीआर के लिए जाते हैं, तो पीसीआर विल बी नेगेटिव, लेकिन एंटीबॉडीज के लिए जाते हैं तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही होती हैं, राइट। अब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, डू यू थिंक इट विल बी प्रोटेक्टिव फॉर द बॉडी? इन सर्टेन कंडीशंस अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिव है तो दैट मे बी प्रोटेक्टिव। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो अल्टीमेटली ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये उस पेशेंट्स के लिए भी हार्मफुल होती हैं, और दैट विल लीड टू ऑटोइम्यूनिटी। और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये क्या करती हैं, लीवर की स्कार फॉर्मेशन काज कर रही होती हैं, लीवर की फिब्रोसिस और नेक्रोसिस काज कर रही होती हैं। इसलिए वो पेशेंट्स जिनका पार्शियल हेपेटेक्टोमी का वर्ड आपने सुना होगा कि पार्शियली लीवर को कट कर दिया जाता है, वो कट इसलिए करते हैं कि जो एरिया इन्फेक्टेड है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और लीवर रीजनरेट कर जाता है। ओके, पीसीआर और एंटीबॉडीज़ वाला रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने ये बताया गुल्लाला कि अगर एक पेशेंट्स है वो पॉजिटिव था और उसका एक्सपोजर किसी नेगेटिव पेशेंट के साथ हुआ है तो विद इन 1 to 2 वीक्स उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। अब ये एंटीबॉडीज़ इट मे बी प्रोटेक्टिव और इट मे बी हार्मफुल फॉर द पर्सन। कैसे हो सकती हैं? अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो अल्टीमेटली जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा होएगा, एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो उस एंटीजन को या वो जो हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस आया था उसको इनगल्फ कर देंगी और उन 3 फेजेस के अंदर से गुजरेंगी, जिसमें प्री एक्टेरियस फेज है, एक्टेरियस फेज है और रिकवरी फेज में इलिमिनेट हो जाएगा। वेल, अगर वो पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, आपने टेस्ट के लिए जाते हैं, अब वो जो टेस्ट किट वाला मेथड है उसके ऊपर सिर्फ सरफेस एंटीजन डिटेक्ट किया जा रहा होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर आप पीसीआर के लिए जाते हैं फौरन, जिसमें एक्यूट फेज स्टार्ट हुई होती है और उसमें पीसीआर के ऊपर नेगेटिव आता है। वजह क्या है? क्योंकि अभी सरफेस एंटीजन कोर एंटीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, अभी सरफेस एंटीजन पड़ा था, आपने किट मेथड के ऊपर टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन जैसे ही कोर एंटीजन बन जाएगा, कोर एंटीजन बनेगा, आप पीसीआर पे जाएंगे, पीसीआर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, राइट। और फिर आपने जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना है वो क्या करती हैं? वो कोर एंटीजन को किल करती हैं। सरफेस एंटीजन फिर भी पड़ा रहता है और सरफेस एंटीजन
जब भी इम्यून सिस्टम कम वीक होएगा या इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज होएगा, सरफेस एंटीजन विल बिकम कोर एंटीजन एंड अगेन दे विल ट्रिगर द हेपेटाइटिस। इसलिए वो पेशेंट्स जिनको एक दफ़ा हेपेटाइटिस हो जाता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए या होल लाइफ के लिए वो पॉजिटिव ही रहते हैं। इवन कि वो मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं, पीसीआर के ऊपर नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उनका जो कोर एंटीजन है दैट विल बी किल्ड बाय द एंटीबॉडीज, दैट किल्ड बाय द एंटीवायरल थेरेपी। बेटा बाकी लोगों को अक्सर आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? गॉट इट? ओके। हेपेटाइटिस अगर हम बी की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने मोस्टली सुना होगा कि बी वैक्सीनेशन के साथ साथ आपने ट्रीटमेंट लेना होता है। ट्रीटमेंट कम्बिनेशन थेरेपी में ले रहे होते हैं। अब जो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है उसमें मोस्टली पहले इंटरफॉन यूज़ हो रहे थे या कम्बिनेट है इंटरफॉन 2 अल्फ़ा एंड पिग इंटरफॉन यूज़ हो रहे थे। अब अगर हम बात करें तो उसके साथ न्यूक्लियोटाइड भी यूज़ हो रहे होते हैं और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जो कि एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं और ये कम्बिनेशन थेरेपी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि पहले जो ड्यूरेशन था वो 6 मंथ का था, अब इसको कम्बिनेशन थेरेपी में करने के बाद इसका ड्यूरेशन 3 मंथ पे आ गया है। और अल्टीमेटली अगर एक पेशेंट कंसिस्टेंटली 3 मंथ का ट्रीटमेंट ले लेता है तो हिज हेपेटाइटिस बी या सी विल बी डिटेक्टेड, विल बी नेगेटिव। ये था वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि हमने हेपेटाइटिस बी सी के बारे में डिस्कस किया है। अगर हम हेपेटाइटिस क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं, दैट इज द मेन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, दैट इज द मेन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास। अब क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और रहता है कितने अरसे के लिए? 3 to 6 मंथ के लिए। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स है दैट इज कंसिस्टेंटली रिमेनिंग 3 to 6 मंथ, दैट इज नोन एज क्रोनिक हेपेटाइटिस, राइट। अब इसके अंदर कैसे हमें पता चलता है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है? अगर हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेज लेवल हमेशा के लिए इंक्रीज होता है। इसके अलावा अगर आप लीवर बायोप्सी के लिए जाएंगे तो लीवर बायोप्सी से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो मोर देन 6 मंथ के लिए रन कर रहा है। इसके अलावा सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। हनीमून पीरियड के बाद सिम्टम अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे सिम्टम अपेयर होंगे उससे भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल सिम्टम मोस्टली कॉमन जिसके अंदर फटीग है, मलेज है, लॉस ऑफ एपेटाइट है और मोस्टली जॉइंटिस भी अपेयर हो रही होती है। ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट्स हेपेटाइटिस का हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली लीवर की इंजाइम होते हैं AST या ALT दैट विल बी अल्टर्ड। इवन कि वो फैटी लीवर के अंदर भी अल्टर्ड हो रहे होती हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी मेन काज क्या है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। ओके, इसके अलावा सर्टेन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती हैं, ये भी क्रोनिक की टाइप होती हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो अननोन है। लेकिन पता कैसे चलता है इस कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है उसमें अगर एंटीबॉडीज टाइटर करवाती हैं या हाइपर गैमा ग्लोबुलेंस करवाते हैं, गैमा ग्लोबुलेंस करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ रही होती हैं। उससे हमें पता चल जाता है गैमा ग्लोबुलेंस की वजह से और ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की वजह से कि ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। अगर हम जैसे ऑटो इम्यून की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ये भी पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और ये मोस्टली बुक्स ये कहती हैं कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। जिस तरह हमने ऑटो इम्यून की बात किया, माइट बी इट में बी जेनेटिक, इट में बी एनवायरमेंटल फैक्टर दैट आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आवाज़ क्यों कट रही है बेटा?
इसमें हमने एक दो तीन टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें HLA-1 के बारे में हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बारे में, और दूसरा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इनमें हमने जीन्स के बारे में डिस्कस किया था कि ह्यूमन ल्यूको एंटीजन HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स होती हैं that resides in the major histocompatibility complex located on the short arm of the chromosomes. अब ये करते कैसे हैं, ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, ये HLA जीन है, उसके ऊपर कोई भी ORSs का एक्सपोजर हो सकता है, कोई केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, जो कि HLA को ऑल्टर कर देती हैं, जीन्स को ऑल्टर कर देती हैं। ओके मरियम, अब हो रही हैं? ओके, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, चलें देख लेते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ये फेजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अब लीवर सिरोसिस क्या है? बेसिकली लीवर सिरोसिस रिप्रेजेंट्स द एंड स्टेज ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज इन विच ऑफ द फंक्शनल लीवर। ओके, अब इसमें ये होता है सिरोसिस के अंदर कि जब क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है या क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, तो अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है तो उसमें जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के रिजल्ट में जो हेपेटोसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो नॉर्मल टिश्यू होती है दैट इज रिप्लेस्ड बाय फिब्रस स्कार टिश्यू। Okay, cirrhosis is a severe scarring of the liver and poor liver function seen at the terminal stage of chronic liver disease. The scarring is most often caused by long-term exposure to toxin, alcohol हो सकता है, viral infections हो सकती हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीजेज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल लीड्स टू केमिकल अटैक ऑन दिस मेम्ब्रेन ऑफ द लिवर। अगर एक पेशेंट्स है वो रिपीटेडली अल्कोहल ले रहा है या अल्कोहल ड्रिंकर है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली जो लीवर के सेल मेम्ब्रेन होती है या लीवर सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर एक केमिकल अटैक कर रही होती हैं। लेकिन अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि लीवर और is damaged or not, depending on या caused by acetaldehyde. Okay, the scarring most common caused by long-term exposure to toxin, infection हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, वायरल हेपेटाइटिस हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा इसके सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिज्म है, वायरल हेपेटाइटिस हैं, टॉक्सिक रिएक्शन टू ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है। इंस्टेड ऑफ दैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये हीमोक्रोमोस्टेसिस हो सकती है, या विल्सन डिजीज हो सकती है। Okay, if we talk about the pathophysiology, then ultimately cirrhosis is characterized by diffuse fibrosis and conversion of normal liver architectures into nodules containing proliferate. Okay, इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर्स होता है उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही वायरल हेपेटाइटिस होएगा, अल्कोहल की वजह से लीवर सिरोसिस हो रही है, व्हाटएवर द कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, केमिकल एजेंट्स हैं, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें जो लीवर के फंक्शन है वो अल्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हेपेटोसाइट्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो देयर विल बी ए न्यूड्यूल फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, और जैसे ही प्रोलिफरेशन हो रही होगी, न्यूड्यूल फॉर्मेशन हो रही होगी, तो दैट इज इनसर्कल्ड बाय फाइब्रोसिस and the formation of nodules that vary from very small
that is less than 3 millimeter, ये micronodules to a large several millimeters nodules that represents a balance between regeneration activity and constructive scoring. अब अल्टीमेटली अगर फिब्रोसिस हो गया तो उसको हील आउट होना होता है। अब हील आउट होने के लिए वो एरिया जो डैमेज हो चुका होता है वहाँ पे स्कारिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो नॉर्मल टिश्यू होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए फिब्रस स्कार टिश्यू। उसके बाद उसके अंदर वेस्कुलर चैनल्स और वार्ली डक्ट्स ऑफ द लीवर ये डीअरेंज होना शुरू हो जाती हैं। बेटा आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा अक्सर, यहाँ पे मेरे पास फुल सिग्नल आ रहे हैं और बाकी किसी को आवाज़ का मसला नहीं हो रहा। ओके, जैसे ही बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो उसके रिजल्ट में वेस्कुलर चैनल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी और पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ साथ बाइल स्टेसिस हो सकती है, हेपेटोसाइट्स डैमेज हो सकती हैं और जैसे ही हेपेटोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे दैट विल लीड टू लिवर फेलियर। उस टाइम लिवर फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सिरोसिस आर वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक स्टेज टू हेपेटिक फेलियर। इवन के वो पेशेंट्स जो आपके पास लीवर सिरोसिस के साथ आ रहे होते हैं, इवन के इनिशियल स्टेज के अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन उस टाइम तक लीवर काम करता रहता है until unless it is damaged by 70%। है जब 30% रह जाता है तो उस टाइम जो लीवर है वो रिस्पॉन्ड करता है, सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं और उन सिम्टम्स के अंदर वेट लॉस होता है, इवन के समटाइम्स मार्क्ड बाय एसाइटीज होती है, वीकनेसेस होती हैं, एनोरेक्सिया होता है और इन सर्टेन कंडीशन वो पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द डायरिया। लेकिन कुछ पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट भी कर रहे होती हैं और उसके साथ साथ हेपेटोमेगैली, जॉइंटिस आर कॉमन साइंस ऑफ सिरोसिस। There may be abdominal pain because of liver enlargement or stretching of the calcium capsule. The pain is located in epigastric area or in the upper right quadrant and is described as a dull pain है, itching है and causing a sensation of fullness. Okay, late manifestation of fibrosis or cirrhosis are related to portal hypertension and liver cell failure, splenomegaly, ascites, portosystemic shunt, esophageal varices, hemorrhoids, and capitis medusa results from portal hypertension. ओके, अदर कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली जब लीवर प्रॉब्लम होएगा तो उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉमन होता है, स्प्लीनोमेगैली कॉमन होती है, गैनोकोमेस्टिया कॉमन होता है एंड प्यूबिक हेयर्स पैटर्न्स फेमिनाइजिंग होना शुरू हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, स्पाइडर एंजियोमास होते हैं, पाल्मर एरिथमियास होती हैं और एन्सेफलोपैथी विद एस्टेरेक्सिस एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और इसकी वजह से पेशेंट हेपेटिक कैफ के अंदर जा रहा होता है या हेपेटिक इन कैफ के अंदर जा रहा होता है और देन अल्टीमेटली पेशेंट नीड अ वेंटिलेटर। अब पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन वेनस ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट empties into the portal vein and travels through the liver before moving into the general venous circulation. Obstruction of blood flow in the portal vein produces an increase in the hydrostatic pressure within the peritoneal capillaries, contributing to development. Okay, ascites होएगी, splenic engorgement होएगी, sequestration और destruction of blood cell and platelets, जिसकी वजह से shunting of blood to collateral venous channels causing varicose vein, हेमोराइडल एंड एसोफेगल वाइसेस या एसोफेगल वेन होना शुरू हो जाती हैं, या जो वेन्स हैं यू कैन से के जिगजैग होना शुरू हो जाती हैं, टॉर्टस होना शुरू हो जाती हैं। ये पोर्टल हाइपरटेंशन है। इधर जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन में ये होता है कि अगर
अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कैपिलरीज के अंदर तो अल्टीमेटली फ्लूइड को पुश करेगा, जैसे पुश करेगा तो फ्लूइड लीक आउट होके आउटसाइड द वेसल जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर अकमुलेट हो रहा है तो दैट इज नोन एज एसाइटीज। अगर दूसरी पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग ऑफ ब्लड की बात करें तो जिसमें कोलेटरल चैनल्स डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं और कोलेटरल चैनल डिवेल्प होते ही साथ में इसोफेगल क्राइसिस स्टार्ट हो जाती हैं, हेमोरॉइड स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं या कैप्टस मेडोसिस स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जैसे ही पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग ऑफ ब्लड होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू शंटिंग ऑफ अमोनिया और वो टॉक्सिन जो जीआईटी से अब्जॉर्ब होने के बाद लीवर ने उनको डिटॉक्सिफाई करना था वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी और जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी दैट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और अल्टीमेटली अमोनिया इज नेचर harmful substances that are transported into the blood and that may cause hepatic encephalopathy. And third one is splenomegaly. When there is a splenomegaly, ultimately anemia will be there, leukopenia will be there, and thrombocytopenia will be there, and that will increase the bleeding tendency. और ऐसा पेशेंट्स क्योंकि लीवर सिरोसिस का होता है उसको कहीं पे भी छोटा सा कट लगेगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दूसरा लीवर फेलियर है कि लीवर फेलियर कैसे लीड करता है। दो तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं लीवर के डिसऑर्डर के अंदर के, एक तो स्टोरेज और फंक्शन का डिसऑर्डर हो सकता है, सिंथेसिस स्टोरेज का प्रॉब्लम होएगा और दूसरा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये लीवर के मेनली फंक्शंस हैं कि वन इज स्टोरेज का है, सिंथेसिस का है या मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस और स्टोरेज फंक्शन की तो उसमें मोस्टली हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स अकर होना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन्स क्या करते हैं सिंथेसिस कर रहा होता है लीवर, मेनली एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज होएगी तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया होएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया होएगा तो अल्टीमेटली ऑनकोटिक प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड, then there is a reduction sorry when there is a reduction in the oncotic pressure so ultimately edema or ascites will be common. दूसरा कोगुलेशन फैक्टर्स जैसे डिक्रीज होंगे दैट विल इनहांस द ब्लीडिंग टेंडेंसी। लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बाइल साल्ट्स हैं, अगर इस बाइल साल्ट्स इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन होगी तो बाइल साल्ट या विटामिन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी और ये फैट्स अगर स्टोर नहीं होंगे तो स्टूल में से पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, फैटी स्टूल होना शुरू हो जाएगा, ये स्कीटोरिया होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ड्रग्स हैं, ये बिलीरुबिन है, तो जो अमीनो एसिड्स में इम्पेयर्ड कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया प्रॉपरली अगर कन्वर्जन नहीं होगी तो दैट विल लीड टू एन्सेफेलोपैथी अल्टीमेटली। और अगर स्टीरॉयड हार्मोन की बात करते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन्स है या एस्ट्रोजन है, तो अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा तो दैट विल आल्सो काज एडिमा। कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रिटेन करता रहेगा, सोडियम और वाटर रिटेन होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये अब्डोमिनल कैविटी के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन काज करेगा। सेकेंडली एंड्रोजन या एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो दैट विल लीड टू gynecomastia and testicular atrophy in the men or menstrual irregularities in the women they will lead. ड्रग्स की बात करें तो अल्टीमेटली ड्रग्स जो भी आप ले रहे होते हैं उसमें किडनी और लीवर से एक्सक्रीट आउट होना होता है। अगर लीवर डैमेज हो चुका है या लीवर फेलियर हो चुका है तो वो ड्रग्स एलिमिनेट ही नहीं होंगी, अगेन टॉक्सिक मटेरियल अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे टॉक्सिक मटेरियल अकमुलेट हो गए तो दैट विल लीड टू लीवर टॉक्सिसिटी। एंड फाइनली बिलीरुबिन की बात करते हैं तो बिलीरुबिन कन्वर्जन हो रही होती है लीवर के अंदर, अगर कन्वर्जन नहीं होएगी वाटर सॉल्युबल के अंदर बिलीरुबिन एलिमिनेट नहीं होएगी तो दैट विल लीड टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया। बिलीरुबिन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो दैट विल लीड टू ए जॉन्डिस एंड दैट जॉन्डिस विल बी इंट्राहेपेटिक कॉज।
गॉट इट। ओके, मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने? लीवर इनक्यूरेबल होता है, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग काज ऑफ द लीवर डैमेज, डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस आपने कंफर्म करनी होती है, और न्यूट्रिएंट्स वो देनी होती हैं दैट आर लो फैट इन डाइट, हाई प्रोटीन इन डाइट एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प पीपल टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा अल्कोहल ड्रिंकिंग से प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा वो मेडिकेशन यूज़ करनी होती हैं such as beta blockers to reduce blood pressure and lower the risk of bleeding, diuretics to remove extra fluid, and avoid certain medications such as NSAIDs से आपने प्रिवेंट करना होता है, ओपियाइड से प्रिवेंट करना होता है, और सेडेटिव हिप्नोटिक से प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं दैट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द लीवर। ओके, रेगुलर चेकअप के लिए जाना है आपने। इसके अलावा स्कीम्स करवाना होता है लीवर का, अनटिल अनलेस के देयर विल बी ए लीवर कार्सिनोमा। रेगुलर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के लिए जाएं टू चेक वेदर देयर इज ए वेरिकोज वेन और एसोफेगल वाइसिस या स्टोमक अल्सर्स तो नहीं है, एंड लीवर ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्शन दैट मे बी कंसिडर्ड इन सीवियर केसेस। कॉम्प्लिकेशन कोगुलोपैथीज हो सकती हैं, इंसेफ्लोपैथी हो सकती हैं, सेरिब्रल एडीमा और हर्निएशन हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, रीनल फेलियर, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, these are references। ये वो सारी कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकती हैं। Having a query, let me know, you can ask, and then in next class we will proceed to quiz। और हमने ये नेक्स्ट टेस्ट का भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट टेस्ट आप देख लीजिएगा किस चैप्टर का देना है, किस टॉपिक का देना है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह होगा। और अच्छा, ओके एक्सेप्ट सेरिब्रल एडिमा बेटा बेसिकली क्यों होगा, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है, ये इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होता है, उस वजह से सेरिब्रल एडिमा हो रहा होता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट के इसके अंदर ना। इसके अलावा इंसेफ्लोपैथी की वजह से भी हो सकता है, ये समटाइम्स वो पेशेंट्स जिनके अंदर एस्ट्रिक्सिस होती है या सीयर्स हो रहे होते हैं या कोमा हो रहा होता है, या सर्टेन पेशेंट्स जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे होते हैं टू ट्रीट द लीवर कैंसर, उनके अंदर भी ये कॉमनली प्रेजेंट होता है। और इसमें जैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होएगा, ये इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होएगा, दैट विल लीड टू सेरिब्रल एडिमा। गॉट इट।
हाइपरटेंशन की बात की है, इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज की बात की है बेटा, हाइपरटेंशन की बात की है। अच्छा ये रेजिस्टेंस डिक्रीज जब हो जाएगी ना बेटा, कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में बेटा जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है ना, रेजिस्टेंस में ये होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, वेनस रिटर्न बढ़ रही होती है। लेकिन अगर किसी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गई है, मीनिंग टू से कि ब्लड वेसल डायलेट हो चुकी हैं, इसके अलावा जैसे एल्ब्यूमन का लेवल कम होएगा ना, तो ऑनकोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर जैसे ही रिड्यूस होएगा ना, तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आइटीज को लीड कर रहा होता है। तो उस वजह से जो सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड डिक्रीज होगा, दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। गॉट इट? बेटा जो लोग क्विज देंगे ना, वो उनकी अटेंडेंस पे लगा दूंगा। अल्टीमेटली मेरे पास वो क्विज शो हो रहा होता है, ठीक है। 5-7 मिनट है, आप देख लें इसको, टॉपिक को, लिवर सिरोसिस को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 5 PM पे क्विज स्टार्ट कर लेंगे।